अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस के वो एस्पिरेंट्स जो कि फेज वन यानी जीके का पेपर पास कर चुके हैं, स्क्रीनिंग पेपर पास कर चुके हैं, वो इस इंतज़ार में थे कि फेज टू यानी कंपलसरी पेपर जो बाकी रहते हैं पांच और ऑप्शनल पेपर वो हों, और हम पीएमएस एग्जाम की वो जो एनजाइटी है उससे बाहर आए। क्योंकि जब तक एग्जाम होते नहीं है उस वक्त कैंडिडेट्स जो हैं वो एनजाइटी में रहते हैं। आपके नोटिस में होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे नाजरीन हैं, जो मेरे रेगुलर आप कह सकते हैं सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं कि तहसीलदार की जो सीट्स थी वो 2023 में आई थी, और उसका रिजल्ट आया है रिटन टेस्ट का, चारों पेपर्स का आप कह सकते हैं कल। तो ये जो 2023 का सफर था वो 2026 में जब आपके खत्म हो रहा हो, तो वो कैंडिडेट जो कि इस जिन्होंने तहसीलदार की पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, तो वो उनको काफ़ी वेट करना पड़ा, 3 साल ऑलमोस्ट। तो जब भी कैंडिडेट्स को वेट करना पड़ता है तो ना तो उनकी तैयारी हो पाती है, और एक स्ट्रेस, एक एनजाइटी रहती है उनको, जो फ्यूचर के बारे में हमारी स्ट्रेस होता है उसको हम एनजाइटी कहते हैं। तो आप लोगों की एनजाइटी जो है वो बिला आखिर ख़त्म हुई। अलबत्ता अगर आपकी एनजाइटी खत्म हुई है तो आपकी मजीद स्ट्रेस जो है वो कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। क्योंकि चाहे चाहे आप बेहतरीन कैंडिडेट हो, यानी अगर आप ये भी पोटेंशियल रखते हैं कि आप एलोकेट हो जाएंगे, फिर भी आपको एग्जाम की एनजाइटी, स्ट्रेस हमेशा रहती है। लेकिन एक वो जो इंतज़ार की आप कह सकते हैं, एक वो आप एक इंतज़ार रहते हैं, अल इंतज़ार अशद्दुल कहर अरबी में कहा जाता है कि जो इंतज़ार है, जो वेट करना होता है, वो कहर से भी ज़्यादा शदीद है। तो आप लोगों की वो जो वेट करने वाली जो एनजाइटी थी कि आज होगा, कब होगा, अगले हफ्ते होगा, अगले महीने होगा, एक गो नो गो कैफियत थी, एक तजब्जब था, एक इस्तराब था, एक हगर मगर की कंडीशन थी, और एक आप एक इनडिसाइसिवनेस थी, कोई कंफर्म नहीं था कि कब होने जा रहा है। लिहाजा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, वो अपने टाइम को प्लान करना चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम की ड्यू जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो तो हम अपनी तैयारी को रिवाइज करें, दोबारा चीज़ों को रिकॉल करें, बर्ड्स आई व्यू लें चीज़ों का। या जिन्होंने कोई ऐसे को एवेल्यूएट करवाना होता है तो वो चाहते हैं कि हम अपने ऐसे को मखसूस टाइम में एवेल्यूएट करवा लें। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि 24, 25, 26 अप्रैल को आप लोगों के कंपल्सरी पेपर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो पीपीएससी की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कि आज इशू हुआ है, 2, 3, 4, 5 मई को आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। फिर इसी तरह 9 से 11 तक, 9 मई, 10 मई, 11 मई को आपके ऑप्शनल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 24 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आप लोगों के पेपर जारी हैं। और ये एग्जैक्ट वही प्रोडिक्शन है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि पीएमएस के पेपर जो हैं वो मार्च के, सॉरी, अप्रैल के एंड पे, अप्रैल के एंड वाले वीक में और मई के फर्स्ट वीक में, मई के मिड से पहले पहले मैंने कहा था ख़त्म हो जाएंगे। पीपीएससी ने वैसे ही किया। कोई इसमें मेरे पास गिदड़ सिंगी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैंने किसी से बात की। इट वाज माई हम्बल प्रोडिक्शन, और उसी के ऊपर ही हो गया, चीज़ें प्लान हो गई। तो वो कैंडिडेट जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो इंग्लिश ऐसे मुझसे एवेलुएट करवाते रहते हैं, उनकी तरफ से भरमार हो गई ये मैसेजेस की कि सर हमारे जो एसेज हैं वो अभी तक हम तक एवेलुएट होकर नहीं पहुंचे। तो ये मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स के इंग्लिश एसेज हैं, जो ऑलमोस्ट कोई 30 से 35 इंग्लिश एसेज हैं, ये एवेलुएट हो चुकी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं इनको कैम स्कैन करके भिजवा चुका हूँ। उनको अपने लूप होल्स और अपने लेकुनाज जो हैं, वो अपने ग्रे एरियाज जो हैं वो पता चल चुके होंगे। वो कैंडिडेट जिनके अभी तक इंग्लिश ऐसे मैंने अभी तक एवेलुएट नहीं किए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि दे शुड रिमेन पीसफुल, काम एंड प्लेसिड। इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 8 to 10 इंग्लिश ऐसे जो हैं वो एवेलुएट कर रहा होता हूँ, पीएमएस एस्पिरेंट्स के और सीएस एस्पिरेंट्स के, या जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कैंडिडेट्स हैं। तो अगर किसी का इंग्लिश ऐसे सपोज एक दिन सबमिट वो करवाता है और अगले 1 2 दिन में सब उसमें वापस नहीं मिलता, तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें। आप लोगों के कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। एक एनजाइटी होती है ख़ासतौर पे जब एग्ज़ाम आप सर पे हो, व्हेन एग्जाम्स आर लूमिंग ऑन योर हेड, फिर आप लोगों का एंक्शस होना, परेशान होना बनता भी है। आई कैन अंडरस्टैंड, और आई आई हैव बिन थ्रू दिस फेज, तो मैं समझ सकता हूँ। तो वो कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश ऐसे वैल्यूड हो चुके हैं वो इंशाल्लाह मैं आज शाम तक उनको भिजवा दूंगा। और डेली बेसिस पे जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसे एवेल्यूएट कर रहा होता हूँ, तो अगले इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में जिन लोगों के इंग्लिश ऐसे में उनको एवेल्यूएट करके वापस नहीं भेजे थ्रू देयर व्हाट्सएप नंबर, वो इन अगले 2 3 दिन में इंशाल्लाह उन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कि पीएमएस के एग्जाम्स कब हो रहे हैं फेज टू के। अब चूंकि आज है 8 अप्रैल,
और आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 24 अप्रैल से। तो ये दरमियान में 2 हफ्ते का टाइम पीरियड है। ये 2 हफ्ते जो है ये बड़े डिसाइसिव फैक्टर होंगे। इन 2 हफ्तों के दरमियान, इन 2 हफ्तों के दौरान कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो सुस्त पड़ जाएंगे, या उनको नहीं पता होगा कि हमने इन 15 दिनों को कैसे अवेल्यू करना है, यूटिलाइज करना है। तो वो जरा उनका रिजल्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी आप कह सकते हैं 50 to 60% होगी। वो इन 15 दिनों के अंदर इस ऐसे स्मार्ट प्लान करेंगे कि वो अपनी तैयारी को 100% तो नहीं कह सकते, कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन वो अपनी तैयारी को 80 to 90% तक ले जाएंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन लोगों की तैयारी जो है वो 20 to 30% होगी, यानी दे वुड नॉट बी सीरियस एस्पिरेंट्स। उनके लिए भी टाइम पीरियड है कि अगर वो 15 दिनों में स्मार्टली अपनी तैयारी करें तो वो पास हो सकते हैं। एलोकेशन तो डेफिनेटली उसके लिए तो आपको साल हर साल की मेहनत चाहिए होती है। मल्टीपल आप अटैम्प्ट्स देते हैं, बाद को दो दो अटैम्प्ट्स देते हैं, सीएसएस की 2-3 अटैम्प्ट्स दी, फिर पीएमएस की 2 अटैम्प्ट्स दी, फिर जाकर कहीं आप एलोकेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इन 15 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी बुनियाद पे आप अपने आप को, जो जिनका इंग्लिश ऐसे पहले पास हो चुका है 1-2 फेजेस में, 1-2 मरतबा सीएसएस का, पीएमएस का, वो चाहते हैं कि उनकी एलोकेशन हो जाए। और जो कैंडिडेट जिनको लगता है कि उनकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, वो चाहते हैं कि वो पास हो जाए। तो ऐसा क्या किया जाए? सबसे पहली बात यह है कि दिस इज़ हाई टाइम कि आप लोगों को अपने इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट करवाना चाहिए। इंग्लिश ऐसे जब एवेल्युएट होता है, फॉर एग्जांपल जब मैं इंग्लिश ऐसे किसी स्टूडेंट का एवेल्युएट करता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपकी इंग्लिश ऐसे के अंदर आपका इंट्रोडक्शन जो है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मेरे एक स्टूडेंट हैं, मैं अपने वैसे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर लाइव इंग्लिश ऐसे एवोल्यूशन के ऊपर के नाम से आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। तो मैं कैंडिडेट्स की जो आउटलाइन है, जो उनका इंट्रोडक्शन होता है, जो उनके बॉडी पैराग्राफ होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो होता है, और उनके फिर जो ट्रांजिशंस होती हैं, फिर उनका जो कंक्लूजन होता है, मैं उन सब चीज़ों को एवेल्युएट करते हुए, उनकी एरर्स को आइडेंटिफाई करते हुए, स्पॉट करते हुए, साथ साथ रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। और जब ऐसे को एवेल्युएट कर देता हूँ तो कैंडिडेट को बताता हूँ कि वेयर डू यू स्टैंड, कि आपके कितने मार्क्स होंगे इसमें। तो ये मेरे पास ऐसे है एक कैंडिडेट का जिसको मैंने मार्क्स दिए हैं, शायद आपको ये विजिबल हो। मैं इसको मजीद करीब करता हूँ। यस, ये 42/100, यानी कि मैंने इसको आउट ऑफ 100 मैंने 42 मार्क्स दिए हैं। अब ये वो कैंडिडेट है जिसके बारे में मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अगर ये अभी इन 15 दिनों में ढीला नहीं पड़ता, सुस्त नहीं होता, लेथार्जिक नहीं होता, तो ही वुड क्वालिफाई इंग्लिश ऐसे। जो कि पीएमएस में इंग्लिश ऐसे ही एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे बहुत से कैंडिडेट्स बड़े परेशान रहते हैं कि हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसकी रीजन क्या है? आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, कल आया है तहसीलदार का, उसमें 33,286 लोगों ने अप्लाई किया था। 33,286 में से सिर्फ 61 लोग जो है वो पास हुए हैं। जो जो इंग्लिश ऐसे भी पास की है, उर्दू ऐसे और कंपोजिशन भी पास हुआ है, और लॉ का पेपर भी, और जीके का पेपर भी। तो ये वो 61 कैंडिडेट्स कौन से हैं जिनका इंग्लिश ऐसे पास हुआ होगा? हो सकता है कि 10, 15, 20 कैंडिडेट और भी हुए होंगे जिन्होंने इंग्लिश ऐसे क्वालिफाई किया होगा, और वो किसी और सब्जेक्ट में माठे पड़ गए होंगे, लेकिन या वो उनको ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए होंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन ज़्यादातर, चाहे सीएसएस हो या पीएमएस हो, जो इंग्लिश ऐसे होता है वो डिसाइसिव फैक्टर होता है। तो मैं बता रहा था कि इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए आपको, वही करना चाहिए जो मैंने क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि वो इन दिनों में, इन 15 दिनों में कम से कम वो 4 इंग्लिश एसेस को एवेल्युएट करवाएंगे। अगर वो पहले करवाते रहे तो मजीद 4 इंग्लिश एसेस एवेल्युएट करवाएंगे, हर हफ्ते में 2 एसेस। और जो लोग कैंडिडेट्स नहीं क्वाली अभी तक उन्होंने एवेल्युएट करवाया, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो हर हफ्ते में सिर्फ 2 ऐसे एवेल्युएट करवाएं। तो जून 15 दिनों में वो 4 इंग्लिश ऐसे जब एवेल्युएट करवाएंगे, तो हर ऐसे के अंदर, मैंने अगर इस कैंडिडेट को 42 मार्क्स दिए हैं, तो मैंने इसकी 10 से 15 मिस्टेक्स निकाली है। इससे भी शायद ज्यादा हो। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मैं कोई 20 मिस्टेक्स निकालता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको नंबर देता हूँ 40। मुझे पता होता है कि ये जो मिस्टेक्स हैं, इन पे सिर्फ नजर हो सकता है एग्जामिनर का, लेकिन आउटलाइन के अंदर जो मेन आर्गुमेंट्स आपके हैं, जो आपका जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, जो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है, पैराग्राफ के दरमियान में जो ट्रांजिशन है, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। ये ऐसे की बैकबोन होती है। तो अगर एक स्टूडेंट को एक ऐसे के अंदर 20 मिस्टेक्स पता चल जाती हैं,
तो चार ऐसे अगर अगर वो एवेल्युएट करवाएगा तो उसको अपनी ऐसी 80 मिस्टेक्स नजर आ जाएंगी, जो अगर उनसे वो अवॉइड करे तो पेपर को क्वालिफाई क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश ऐसे के लिए, पीएमएस के लिए, आप अपने चार ऐसे इन 15 हफ्तों 15 दिनों में, 2 हफ्तों में यानी एवेल्युएट करवाएं। हर हफ्ते में दो ऐसे, तो 15 दिनों में चार ऐसे एवेल्युएट करवाएं इंग्लिश ऐसे के। कौन से ऐसे आपको तैयार करने चाहिए? मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर मैंने दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड गेस ऐसे टॉपिक्स बताए हैं। गेस का मतलब है कि जो जो मैंने प्रिडिक्ट की हैं कि वो पीएमएस के पेपर में आ सकते हैं। और वो 12 के 12 जो है वो आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं, यानी उसमें आपको कोई ना कोई स्टांस लेना पड़ेगा। पार्ट 1 की वीडियो भी और पार्ट 2 की वीडियो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक्स दे दूंगा। आप उन दोनों वीडियोस को, पार्ट 1 में मैंने 6 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, न सिर्फ टॉपिक डिस्कस किए बल्कि उनके आउटलाइन भी डिस्कस किए हैं। इसी तरह दूसरी वीडियो जो पार्ट 2 है उसमें भी मैंने 6 जो है ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश ऐसे के, जो कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे टॉपिक्स हैं, वो मैंने डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विद आउटलाइन। तो वो 12 टॉपिक अगर आप कोई कैंडिडेट तैयार कर लेते हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो आई कैन गारंटी कि उसका इंग्लिश ऐसे को जो है वो टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट करवाना, अगर आप लोगों ने आज तक इंग्लिश ऐसे नहीं लिखा देन डेफिनेटली आपको इंग्लिश ऐसे टफ टाइम देगा। लेकिन फिर भी अगर आप चार इंग्लिश ऐसे एवेल्युएट करवाते हैं तो आपको वो सारी मिस्टेक जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा, इन केस अगर आप मुझसे चेक करवाते हैं, तो वो मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी इंग्लिश ऐसे को पास करने की हाई हो जाएगी। तो अपने एसेस को एवेल्युएट करवाएं। ये तो ऐसे की बात हो गई। अब बात हो गई है पाकिस्तान स्टडी की, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इस्लामिक स्टडीज़ की। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़, अगर आप समझते हैं कि आप उसको पास करने की पोजीशन में हैं, तो आप उसको हाई स्कोरिंग, उसको अपने स्कोर को हाई करें। वो कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, इंग्लिश विद अजमल खान जो मेरा चैनल है, इसके ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन जो है वो 15 सजेस्ट किए हैं, और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सजेस्ट किए कि इनको आप लाजमी तैयार करें। तो इन 15 दिनों में आप इस्लामिक स्टडीज़ का एक क्वेश्चन, जो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ उनमें से हर रोज़ इस्लामिक स्टडीज़ का एक 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 क्वेश्चन और पाकिस्तान स्टडी का एक क्वेश्चन, रोजाना अगर आप एक एक क्वेश्चन करते रहते हैं तो आपकी इन 15 दिनों में इस्लामिक स्टडीज़ की और पाकिस्तान स्टडी की तैयारी जो है वो फुल हो जाएगी। आप डेफिनेटली उसमें अच्छा स्कोर लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं अपनी उन वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो ये तो हो गई इंग्लिश ऐसे की बात, इस्लामिक स्टडीज़ की बात और पाकिस्तान स्टडीज़ की बात। पहले जीके का पेपर आप पहले क्वालिफाई कर चुके होंगे, ये 4 पेपर हो चुके हैं। अब बाकी रह जाते हैं 2 पेपर। एक पेपर रह जाता है आपका उर्दू का, और इसी तरह एक पेपर रह जाता है आपका इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। इंग्लिश प्रेसी के लिए मैं ये समझता हूं कि एक माठे से माठा स्टूडेंट, माठे से माठा जो उसको लगता हो कि मुझे प्रेसी नहीं आती, अगर वो मुझे एक प्रेसी भेजे एक पैराग्राफ की करके, और मुझे लगे कि उसने प्रेसी ठीक नहीं की, तो विदाउट गिविंग एनी लॉन्ग लेक्चर मैं अगर एक मरतबा उसको प्रेसी बना के भेज दूं, अगर वो स्टूडेंट को थोड़ा सा पिक करने वाला हो, तो उससे पता चल जाता है कि हमने प्रेसी कैसे करनी है। मैंने मल्टीपल ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मुझसे एवेल्यूएट करवा रहे होते हैं प्रेसी, कि उनको यकीन करें प्रेसी की अलिफ से बे का नहीं पता होता। वो प्रेसी को समझते हैं कि हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ के उन्हीं को से अल्फाज मुस्तार लेके हमने थोड़ी सी लेंथ कम करके लिख देना होता है, तो वो प्रेसी होती है। लेकिन प्रेसी मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको प्रैक्टिस से आती है, और वो प्रैक्टिस कैसे होगी डेफिनेटली आप एवेल्यूएट करवाएंगे। अगर आप प्रेसी की एवेल्यूएशन चाहते हैं या इंग्लिश ऐसी की एवेल्यूएशन चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल जो मेरा चैनल है इसके आप होम पेज पे जाएं तो आपको पोस्ट में मेरा एवोल्यूशन प्लान मिलेगा, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपनी इन 15 दिनों में 10 प्रेसी, हर रोज की एक प्रेसी, और 15 दिनों में 10 प्रेसी अगर आप एवेल्यूएट करवा लेते हैं, तो आपको हर प्रेसी जब आप चेक करवाएंगे तो आपको कुछ मिस्टेक नजर आइडेंटिफाई की जाएंगी और रिकमेंडेशन दी जाएंगी इन इन द फॉर्म ऑफ वॉइस नोट, और आपकी प्रेसी को चेक किया जाएगा। अगर आपने कहीं पे कुछ आपका स्ट्रक्चर लूज है तो मैं उसमें रिकमेंडेशन देता हूँ कि इस पैराग्राफ को ऐसे कर दें, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को, इस फ्रेज को ऐसे कर दें, जिन्हीं के रिकमेंडेशन सजेशन के साथ आपका जो प्रेसी एवेल्यूट होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है 10 प्रेसी को एवेल्यूट करने के बाद कि मैंने एग्जाम में बैठ के 20 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रेसी का उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। एक कैंडिडेट जो अपनी प्रेसी को एवेल्युएट नहीं करवाता, उसे नहीं पता कि उसकी मिस्टेक्स क्या हैं, वो अगर 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसके नंबर बनेंगे 20 में से 3 से 4 नंबर।
लेकिन अगर आप अपनी प्रेसी को एवेल्युएट करवा के 10 प्रेसी पैराग्राफ अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ आ रहे होंगे 10-20 में से 12 से 15। तो एक कैंडिडेट 12 से 15 नंबर ले रहा होगा, दूसरा जिसको अभी प्रेस बनानी नहीं आती वो 2 से 3 नंबर ले रहा होगा, तो यहाँ पे मार्जिन पड़ेगा 10 नंबर का। यूं ही यही मार्जिन होता है। एक एक क्वेश्चन में आप जब मार्जिन लेके जाते हैं 8-8 10-10 नंबर का, 5-5 नंबर का, तो आप एलोकेट भी होते हैं, आप क्वालिफाई भी करते हैं और आप स्टैंड आउट भी करते हैं। तो ये प्रेसी के हवाले से मैंने बात कर दी कि प्रेसी की एवोल्यूशन करने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिरी बात, जो आखिरी सब्जेक्ट है कंपलसरी, वो है उर्दू। अब उर्दू के पेपर की एवेल्यूशन करवाने के लिए डेफिनेटली टाइम बहुत कम है, लेकिन उर्दू में तलखीस हो या उर्दू में कंप्रीहेंशन हो या उर्दू ऐसे हो आपका, तो आप उर्दू ऐसे के एवेल्यूशन के लिए कम से कम 10 टॉपिक्स के ऊपर आप क्या करें, आउटलाइन यानी खाका ज़रूर बनाएं। वो खाका बना के चेक करवाएं। आप मुझे भी भेज सकते हैं, मैं भी आपको उर्दू का जो जो पैराग्राफ होता है उसका जो खाका बनाया जाता है जिसको हम आउटलाइन कहते हैं, मैं वो चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आप क्या आपकी आउटलाइन ठीक है, क्या आप उर्दू सही लाइन पे तैयार कर रहे हैं। ये तो उर्दू हो गया मजमून, जो कि तकरीबन 30 से 40 नंबर का होता है। इसी तरह उर्दू की तलखीस हो गई जो कि 15 एक नंबर की होती है, जिसको प्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, वो हो गई। उर्दू प्रेसी और इंग्लिश प्रेसी ऑल टुगेदर अगरचे वो सेम है, लेकिन ऑल टुगेदर वो डिफरेंट है, क्योंकि उर्दू में अल्फाज का चुनाव और होता है, इंग्लिश में अल्फाज का चुनाव और होता है, लेकिन बेसिक उनके पीछे जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। तो आपकी प्रेसिक अवेल्युएट भी हो सकती है। इसी तरह आपने अगर उर्दू वाला पेपर की तैयारी करनी है पीएमएस के लिए, तो आप कलीदी उर्दू किताब उठाएं, उसमें जो मुहावरे पढ़े हैं उन सबको डेली बेसिस पे कम से कम 20-30-50 जो है मुहावरे पढ़ें, क्योंकि मुहावरों वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। अगर आपके पास 11वीं की किताब पड़ी है घर में, कोई किसी बहन भाई की, या आपकी अपनी कोई पुरानी किताब पढ़ी है, जब बाजार से आप ओल्ड बुक हाउस से उठा सकते हैं 11वीं या 12वीं की जो उर्दू की किताब है, ग्रामर की कवायद इंशा की, तो उस किताब में जो पढ़े हुए हैं पैराग्राफ, जो सॉरी मुहावराजात पढ़े हैं या ज़रूर मिसाल पढ़ी हैं, उनको लाजमी देख लें ताकि आपके ये पेट नंबर आ जाए। आप चले जाते हैं हम ऑप्शनल पेपर की तरफ। ऑप्शनल पेपर में जो सोशल वर्क का सब्जेक्ट है उसके ऊपर, सोशल वर्क पार्ट 1 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड 10 टॉपिक्स कौन से आपको आपको तैयार करने चाहिए, जो कि इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो पेपर में आएंगे। उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें अगर आपका सब्जेक्ट सोशल वर्क है तो सोशल वर्क जो पेपर 2 है उसके ऊपर वीडियो मैं इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूंगा। अगर इसके अलावा जो आप लोगों के ऑप्शनल पेपर हैं, क्योंकि मल्टीपल लोगों के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ऑप्शनल पेपर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं आने वाले 2 से 3 दिनों में, जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हों, मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेली बेसिस पे किसी ना किसी पेपर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप पता चलते रहेंगे वीडियो की शक्ल में, जो इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जिन लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पर अप्लाई किया था, तो उनकी उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो अपनी जो स्लिप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, www.recruitments.com.pk, उस पे जाएंगे तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर जिसको हम कहते हैं रिसर्च एनालिसिस विंग, उसी को इंजीनियरिंग को कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर वेटिंग एंड डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल्स, इनकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो वहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। आप अपना सीएनएससी लिखें और अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करें, उसको प्रिंट निकाल के अपने पास रखें। और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो ऐसे टॉपिक्स हैं, ये तो बात की बात है, अभी आप लोगों का चूंकि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं अपने इस चैनल इंग्लिश विद इजमाल खान के ऊपर। उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ताकि इस स्क्रीनिंग के बाद जो है, अभी तो आप लोगों का 11 और 12 अप्रैल को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो टेस्ट है वो 200 नंबर का होगा, और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप 200 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट देने जा रहे हैं उसमें गेट जनरल में कौन कौन से एरियाज होंगे, इसी तरह आपका उर्दू में क्या शामिल होगा, उर्दू की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जैसे लॉजिकल रीजनिंग है,
और जो जो बाकी एरियाज हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम की तैयारी के लिए, वो मैंने एक वीडियो बनाई है कि जो 6 डेज स्ट्रेटजी के 6 दिनों में, आखिरी 6 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कैसे तैयारी करनी है। एक टिप मैं जाते जाते दे जाऊंगा उन कैंडिडेट्स को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 11 और 12 अप्रैल को पेपर देने जा रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट 200 नंबर का, कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो जो है क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें। 0.25 जो है वो परसेंट नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट गो में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर दूसरी गो में जब दूसरी अटैम्प्ट करेंगे आप दोबारा, कुछ क्वेश्चन जो रह जाएंगे उनको अटैम्प्ट करें और 30 से 40 क्वेश्चन और निकाल लें। अगर आपके 120, 130, 140 क्वेश्चन हो गए हैं तो कोशिश करें कि 20-30 और निकालें। तो मल्टीपल एफर्ट्स के जरिए आप कोशिश करें कि आप 160 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएं। बेहतर ये है कि 180 तक चले जाएं आप, ताकि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग होगी भी सही तो जितने क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, आपके अगर क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो चांसेस हैं कि आपके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। और लास्ट बात कि चूंकि तहसीलदार का रिजल्ट कल आया है, बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर तहसीलदार की सीट्स हैं और नायब तहसीलदार की सीटें वो कब तक आ रही हैं, उनके हवाले से मैं इंशाल्लाह अगले दिन, अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ कि तहसीलदार की कितनी सीट्स आ रही हैं और कब आ रही हैं, और नायब तहसीलदार की कितनी सीट्स जो हैं वो आ रही हैं और वो कब आ रही हैं। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इल्म खान से जुड़े रहें ताकि आपको अगले 1 से 2 दिन के अंदर मैं इन्फॉर्म कर सकूं कि तहसीलदार की और नायब तहसीलदार की कितनी सीट्स आ रही हैं, और वो कैंडिडेट्स जो कि तहसीलदार के पेपर में क्वालिफाई कर चुके हैं कल के रिजल्ट के मुताबिक, वो जो तहसीलदार के इंटरव्यू की फेज़ है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन किन रिसोर्सेज को ऑनलाइन और ऑफलाइन उनको कंसल्ट करना चाहिए, किन बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में तहसीलदार के हवाले से, नायब तहसीलदार के हवाले से, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से, और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के हवाले से, और एडीए जो था असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू, और इस तरीके से जो एसडीओ पैरा है, इनके हवाले से मुफीद मालूमात लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।